हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। तो देखो मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूं। दरअसल हम चाह रहे हैं कि शाम वाली क्लास में हम दो सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करें, यानी कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। बट हाँ, हम यह चाह रहे हैं कि आप इस पर अपनी राय दें कि आप यह जो क्लास है वह किस तरह चाहते हैं। या तो आप शुरू के 3 दिन बता दें, शुरू के 3 दिन या बाद के 3 दिन कर लेते हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। एमडब्ल्यूएफ के अंदर हम सोच रहे हैं पॉलिटी करने की, टीटीएफ में सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स करने की। तो उस पर आप अपनी राय दीजिए, आप किस प्रकार से शाम वाली क्लास चाहते हैं। मॉर्निंग में तो डेली कंटिन्यू रहेगा करंट अफेयर, ठीक है। शाम वाली क्लास में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास, जैसे कि हमने परसों की क्लास में मार्केट को डिस्कस किया था, तो बाजार को हमने अच्छे समझा था, चारों प्रकारों को समझा था। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक ऐसा है जो केवल स्कूल लेवल पे ही नहीं, कॉलेज लेवल पे ही नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी सभी बच्चों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हम उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके जो भी प्रावधान होते हैं, जिस प्रकार से इसमें क्या क्या जो भी चीजें होती हैं, इसकी विशेषताएं, मान्यताएं, खिसकाओ, बदलाव, घुमाओ, इन सभी पे अच्छे से आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी की। सबसे पहले यह समझते हैं कि दरअसल ये होता क्या है, ठीक है। अगर हम परिभाषित रूप में इसको समझे तो परिभाषा तो यह कहती है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए गए संसाधनों में किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उत्पादन संभावना वक्र क्या करता है, दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभावित संयोगों को। तो कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, ठीक है। दो वस्तुओं के क्या दर्शा रहा है, संभावित संयोग दर्शा रहा है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए गए संसाधनों में किया जा सकता है। देखो, अर्थव्यवस्था की कंडीशन ऐसी होती है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में साधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उद्योगपति कितने से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक कंडीशन यह होती है कि भाई उसके पास संसाधन फिर भी सीमित है, वह कभी भी अनंत उत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है। असीमित उत्पादन नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हर अर्थव्यवस्था में यह कंडीशन हमेशा यह बनी होती है कि मांग पूर्ति की तुलना हमेशा ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या है, सीमित है। तो सीमित संसाधनों के लिए बोला गया है कि अर्थव्यवस्था के दिए गए संसाधनों में उत्पादन किया जा सकता है। कितने वस्तुओं का संयोग दर्शा रहा है, दो वस्तुओं के संभावित संयोग दर्शा रहा है। यानी कि यह परिभाषा या उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग दर्शा रहा है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के संसाधनों में किया जा सकता है, ठीक है। तो लिमिटेड संसाधनों की बात यहाँ की जा रही है, दो वस्तुओं के संभावित संयोगों की बात की जा रही है। संभावित संयोग का मतलब है कि दो वस्तुओं का उत्पादन लिमिटेड साधनों के साथ कितना किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हमने वैसे एग्जाम्पल लिया है गेहूं और चावल का। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सा समझ लेते हैं, गेहूं और चावल कौन उगाता है, किसान उगाता है, ठीक है। किसान की बात कर लेते हैं, किसान उगाता है। अब किसान को गेहूं और चावल उगाने के लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात सबसे क्या चाहिए, उसको जमीन चाहिए। भाई जमीन पे ही तो खेती होगी, ठीक है ना। इनका जो उसको जो एग्रीकल्चर करना है कैसे करेगा, जमीन पे करेगा। अब आप मुझे यह बताइए जमीन कैसी होती है, किसान के पास जमीन लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी, किसान के पास जमीन होगी लिमिटेड जमीन है भाई, ठीक है। अब मान लो कोई एक किसान है, उस किसान के पास इतनी जमीन है, लेकिन उसको क्या करना है, उसने यह डिसाइड किया है कि मैं साल दो वस्तुएं अपने उत्पादन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। दो वस्तुएं मान लीजिए गेहूं हो सकती, गेहूं और चावल हमने एग्जांपल लिए तो इन्हीं को समझते हैं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जब वह इन फसलों का उत्पादन करेगा तो ऐसी स्थिति में उसका लिमिटेड साधन है, तो साधनों को क्या करना है, डिवीजन करना पड़ेगा दोनों ही उत्पादनों के बीच, ताकि इसका भी उत्पादन हो सके और इसका भी उत्पादन हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, यह जो रेखा है, इस रेखा को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो यह क्या करेगा, यह संसाधनों के तहत उन संयोगों को दर्शा रहा है जिन संयोगों का उत्पादन अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। बाकी जैसे आप क्लास में बने रहिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे धीरे धीरे आपको ना इससे जुड़ी हुई सभी बातें समझ में आती रहेगी। तो क्लास में बने रहिए, वीडियो को आगे तक देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आगे बात समझते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना रेखा भी कहते हैं। देखो इसके पीछे का कारण है क्यों कहते हैं, यह जो रेखा है ना, यह रेखा बता रही है कि आपके पास अधिकतम साधन जो है ना,
आप उस अधिकतम साधन से इसके किसी भी एक बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो सारा उत्पादन गेहूं का कर सकते हैं, और यदि चाहें तो सारा उत्पादन चावल का कर सकते हैं। बीच का कोई रास्ता भी आप अपने आप निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों का उत्पादन करने की स्थिति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं। अब सीमा का मतलब क्या होता है ये समझिए। सीमा का मतलब होता है कि एक लिमिटेड दायरा है, हमें वो दायरा पार नहीं करना है। पार क्यों नहीं करना है भाई, संसाधन लिमिटेड है, तो हम संसाधनों से बाहर जाकर के उत्पादन कैसे कर सकते हैं, हम संसाधनों से बाहर कभी भी उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, या तो इस रेखा पे बने रहना है, या इस रेखा के अंदर तो हम उत्पादन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यह इसकी उत्पादन की सीमा है। ठीक है, साथ ही अर्थशास्त्री इसको रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। देखो रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रूप बदल जाए। देखो यहाँ रूप किसका बदल रहा है, रूप बदल रहा है उत्पादन का। अगर हम गेहूं के उत्पादन को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा, और अगर हम चावल के उत्पादन को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। किसमें रूपांतरण हो रहा है, उत्पादन का रूपांतरण हो रहा है। तो इसको उत्पादन की रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र के नाम से भी अर्थशास्त्र के अंदर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको धीरे धीरे टॉपिक अब समझ में आ रहा होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, और चर्चा में हमेशा ही ये बना रहता है विद्यार्थियों के। ठीक है, यह तो बात हो गई इसको लेकर के। यहाँ पर प्राप्य और प्राप्य संयोग और अप्राप्य संयोग की बात की गई है, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा पहले इसकी मान्यताएं और विशेषताएं समझेंगे, तब जाकर के उसके बाद हम समझेंगे कि प्राप्य और अप्राप्य संयोगों का मतलब है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान्यताएं समझते हैं। देखो मान्यताएं क्या होती है, देखो मान्यता का मतलब होता है कुछ थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनको पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर यह टर्म्स एंड कंडीशन जो है वह पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत रह सकती है। ठीक है ना, तो अब इनको समझते हैं। यहाँ बात की गई मान्यता की बात की गई है। मान्यता क्या है, पहली मान्यता कहती है कि संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग हो। कैसा प्रयोग हो संसाधनों का, यानी कि एक व्यक्ति के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल हो, और इस तरह से इस्तेमाल हो कि अच्छे से अच्छा उत्पादन यानी कि कुशलतम प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार की बात इस मान्यता में की जा रही है, यानी कि संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग हो। ठीक है, लेकिन पूर्ण और कुशलतम प्रयोग के तहत रह करके भी कुछ लिमिटेड दायरे होते हैं। तो उसका मतलब क्या है समझिए। यह जो रेखा हम देख रहे हैं ना, इस रेखा को हम पीपीसी कर्व कहते हैं, पीपीसी रेखा है ये। अब यह जो रेखा है, यह रेखा यह बता रही है कि अगर व्यक्ति अपने संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग करेगा, यानी कि जो उसके पास संसाधन है उन संसाधनों तरीके से और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा, तो ऐसी स्थिति में ही उसे इस रेखा के ऊपर संयोग प्राप्त होंगे, अन्यथा वह कहीं भी इस रेखा के दरमियान ही सिपट के रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर व्यक्ति या उत्पादक जो है वह उत्पादक संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग करेगा तो ही वह रेखा पर किसी संयोग को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह इस रेखा पर संयोग प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह कितना भी इस्तेमाल कर ले इस रेखा को पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अधिक संसाधन नहीं है। यह संसाधन रेखा है, तो आप संसाधनों का जब पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ही आप इस रेखा पर किसी बिंदु को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। अगली बात करते हैं, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। ठीक है ना, पीपीसी वक्र की कंडीशन में यह मान्यता भी है कि देखो भाई उत्पादन की जो तकनीक है वह तकनीक स्थिर रहेगी। उत्पादन की तकनीक कौन कौन सी होती है यह समझ लेते हैं। एक तकनीक होती है श्रम प्रधान, दूसरी तरफ तकनीक होती है पूंजी प्रधान। आप नाम से समझ पा रहे होंगे, प्रधान की बात कर रही है, एक जगह बात चल रही है श्रम प्रधान की। श्रम प्रधान का मतलब क्या है भाई, जहाँ पे लेबर ज्यादा हो, मशीनें कम काम कर रही हो, लेबर ज्यादा काम कर रही हो, वह तकनीक श्रम प्रधान हो जाएगी। दूसरी बात हो रही है पूंजी प्रधान की। पूंजी प्रधान का मतलब क्या है, जहाँ पर पूंजी यानी कि पैसे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा हो, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा हो और लोग कम लगे हुए हों, तो यह दो तकनीकें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पीपीसी की मान्यता यह भी कहती है कि देखो भाई जब आप इस रेखा की बात कर रहे हैं, जब हम पीपीसी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात ध्यान रखिएगा कि तकनीक में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तकनीक में क्यों परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अभी मैं आपको बता देता हूं। तकनीक का मतलब क्या है, तकनीक आती है व्यक्ति के साधन में, संसाधन में। ठीक है, ये तकनीक क्या है, उसका एक रिसोर्स का एक पार्ट है। जब रिसोर्स का पार्ट ही आप बदल दोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संसाधन बदल जाएंगे तो क्या होगा, संसाधन बदलेंगे तो उत्पादन बदल जाएगा। उत्पादन बदलेगा तो हो सकता है उत्पादन रेखा शिफ्ट कर जाए, उत्पादन रेखा आगे भी बढ़ सकती है, उत्पादन रेखा पीछे भी आ सकती है। अगर तकनीक और ज्यादा अच्छी इस्तेमाल कर ले उत्पादन में तो क्या होगा, उत्पादन संभावना रेखा जो है यह क्या होगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। जब राइट साइड शिफ्ट होगी तो ऐसी स्थिति में क्या दिखाएगी कि उत्पादन बढ़ गया है, उत्पादन की जो क्षमता है वो और ज्यादा अधिक हो गई है। और मान लीजिए यदि उत्पादन की तकनीक में नकारात्मक परिवर्तन हो जाए, यानी कि उत्पादन की तकनीक खराब हो जाए, तकनीक में ह्रास हो जाए, ऐसी स्थिति में यह वक्र पीछे की ओर खिसक जाएगा, जो यह दर्शाएगा कि आपकी उत्पादन करने की क्षमता अब कम हो गई है।
ठीक है ना। तो यदि आप उत्पादन में परिवर्तन कर देंगे, उत्पादन की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तकनीक अगर अच्छी हो गई तो उत्पादन ज्यादा होगा, तकनीक अगर ह्रास हो गई यानी कि कुछ कमियां हो गई तकनीक में, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की जो रेखा है वह पीछे की ओर भी खिसक सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र की दो मान्यताएं, दोनों का ध्यान रखिएगा। जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करना है, और उन संसाधनों को इस्तेमाल कैसे करना है, पूर्ण और कुशलतम। वहीं दूसरी बात किसको लेकर के की गई है, तकनीक में स्थिरता को लेकर के की गई है, यानी कि जो तकनीक का इस्तेमाल आप करते हुए आ रहे हैं आपको वही तकनीक इस्तेमाल करनी है, तकनीक में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का मान्यता इसकी जो है वह क्लियर हो गई होगी। अगली बात कर लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लेकर के। ठीक है ना, देखो विशेषताओं को लेकर के अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा भी हो जाता हूँ, आपको विशेषता नहीं दिख रही, तो हमें विशेषता कहाँ देखनी है, इस वक्र की विशेषताएं हमें देखनी है। ठीक है, तो वक्र की विशेषताएं हमें कहाँ देखेंगे, जाहिर सी बात है वक्र में ही तो देखेंगे, हमें कहीं और जाकर देखने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो हम विशेषता क्या करेंगे, हम विशेषताओं को यहीं पे देखेंगे। इस वक्र को आप देख रहे हैं, इस वक्र के अंदर आपको विशेषता बतानी। देखो मैं आपको देख के बताता हूँ, जिस प्रकार से दिख रहा है यही इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, वो विशेषता कुछ भी हो सकती है, यह ना सोचे कि अजीब सा होगा या यह नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। देखो इसकी पहली विशेषता क्या है, ये वक्र कैसा है, यहाँ पर ऊपर हो रखा है, यहाँ पर नीचे हो रखा है। तो इस वक्र की पहली विशेषता यह होती है कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे होता है तथा दाईं तरफ होता है। किस तरह से इसका वक्र का होता है, उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता क्या है, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है तथा यह बाईं से दाईं तरफ होता है। देखो कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो कैसे आ रहा है ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाईं तरफ से दाईं तरफ इसका खिसकाव देखा जा रहा है। तो यह इसकी पहली विशेषता है कि उसका ढलान है वो बाईं से दाईं तरफ होता है तथा नीचे की ओर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर यह आ रहा होता है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। इसकी दूसरी विशेषता कहती है कि यह मूल बिंदु के नतोदर होगा या फिर यह उन्मुख होगा। देखो मूल बिंदु का मतलब क्या है, समझाता हूँ। मूल बिंदु का मतलब होता है यह पॉइंट, जो यह पॉइंट है इसको हम जीरो मानते हैं। यहाँ पे दोनों रेखाएं आकर के जो हमारी एक्स और वाई रेखा है दोनों इसी पॉइंट में मिलती है, तो इस रेखा को कहते हैं मूल बिंदु। यह हमारा मूल बिंदु है। तो देखो मूल बिंदु का मतलब क्या, देखो यह इसका मेन पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें स्लोप देखना हो तो स्लोप किस प्रकार का बन रहा है। अगर यह स्लोप अंदर की ओर आ रहा होता है तो यह क्या हो जाएगा, यह मूल बिंदु के सम्मुख हो जाएगा, यानी कि इसका जो बिंदु है इसका यह बिंदु दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यह बिंदु अलग जा रहा है, यह बिंदु ऑपोजिट डायरेक्शन में और यह इस तरफ है। तो क्या बताएंगे इसको कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वह मूल बिंदु के उन्मुख होता है, यहाँ नतोदर होता है, यानी कि इसका जो मुख है वह मूल बिंदु से दूसरी तरफ है, ऑपोजिट तरफ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कहती है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वह बाईं से दाईं ओर होता है तथा नीचे की ओर होता है। वहीं इसकी दूसरी विशेषता कहती है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको लेकर के। अगली बात है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव को लेकर के, इसके स्थान परिवर्तन को लेकर के या घुमाव को लेकर के। यानी कि अगली बात यह बताई जा रही है कि वह कब, ऐसी स्थिति कब आएगी जब उत्पादन संभावना वक्र जो है, यानी कि यह जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। यह सीमा रेखा या तो आगे की ओर दाईं ओर खिसक जाएगी या बाईं ओर खिसक जाएगी। ऐसी स्थिति कब देखी जाएगी, या इसमें कभी घुमाव देखने को मिल जाए, तो वह समय कब देखा जाएगा, उस समय की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, वैसे मेरी कोशिश पूरी है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप इस टॉपिक को जान रहे हो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए, आपको उसके जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो घुमाव की बात कर रहे थे, खिसकाव की बात कर रहे थे, कब होगा। पहली कंडीशन कहती है संसाधनों में परिवर्तन करेगी। ठीक है, उत्पादन के देखो भाई चार साधन होते हैं। यहाँ पर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उत्पादन के चार साधन होते हैं। चार साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ठीक है, जब तक यह चार चीजें नहीं मिलती उत्पादन कभी भी नहीं होता है, यह चीज देखी जाती है। ठीक है, संसाधनों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र यह बताती है हमें, अर्थव्यवस्था बताती है कि उत्पादन संभावना वक्र की यह जो सीमा रेखा यह कब परिवर्तित हो सकती है, जब संसाधनों में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, जो सीमा रेखा ये हमें क्या बता रही है, यह हमें संसाधन रेखा है हमारी, यह हमें बता रही है कि जब हम संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वह हमें इसके ऊपर ही किसी बिंदु पर प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या करें, संसाधनों में परिवर्तन हो जाए। मान लेते संसाधनों में परिवर्तन जो हो रहा है वह पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि संसाधन बढ़ गए। ठीक है ना, संसाधन क्या हो गया, संसाधन बढ़ गए। जब संसाधन बढ़ेंगे तो क्या होगा, संसाधन बढ़ जाएंगे तो संसाधन रेखा जो है यह रेखा
दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। जब संसाधन रेखा दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या दिखाएगा, यह हमें बताएगा कि संसाधन जो है ये हमारे बढ़ गए हैं, सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो संयोग है वह और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या बताया जाएगा, अब हमें ये पता चल जाएगा कि संसाधन बढ़ गए हैं तो अब हम और ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। पहले हमने भूमि का एग्जाम्पल लिया था, देखिए मान लीजिए एक जमीन है जिसके ऊपर किसान खेती कर रहा है, संसाधन के रूप में मान लेते हैं अगर ये भूमि बढ़ जाए, यानी कि किसान जो है वह आसपास का दायरा भी खरीद ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो भूमि उसका भूमि बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में वह अब और ज्यादा अधिक उत्पादन करने के लिए सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि पीपीसी कर्व जो है यह राइट साइड को खिसक जाएगा। ठीक है, वही दूसरी बात देखते हैं, ये तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव समझ लेते हैं। देखो भाई नेगेटिव में जब होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, जब नकारात्मक रूप से संसाधन प्रभावित होंगे तो क्या होगा, संसाधन जो थे वह संसाधन भी चले गए। मान लीजिए एक किसान के पास इतनी भूमि थी, यह भूमि, इस भूमि में से कुछ हिस्सा उसने बेच दिया, तो मान लीजिए उसके पास इतनी भूमि अब रह गई है। जब उसका इतनी भूमि रह गई तो क्या होगा, पहले से दायरा सिमट गया, जब दायरा सिमट गया तो क्या होगा, अब वह पहले से कम उत्पादन करने के लिए सक्षम है। तो क्या हुआ, उत्पादन संभावना वक्र अब बाईं ओर खिसक गया। तो जब यह बाईं ओर खिसक जाएगा तो यह दर्शाएगा कि अब आप पहले से कम उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि आपके संसाधन कम हो गए तो इसलिए अब आपको कम उत्पादन करना होगा। तो यह रेखा क्या दर्शा रही है, हमारी उत्पादन रेखा हमारे उत्पादन को बता रही है। तो हमने कब देखा, क्या देखा इसमें कि उत्पादन संभावना वक्र की है जो रेखा है, इस रेखा में कब परिवर्तन हो सकता है, पहली कंडीशन समझ रहे हैं हम, संसाधनों में परिवर्तन होने की। यदि संसाधन अच्छे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह रेखा राइट साइड खिसक जाएगी, यदि संसाधन खराब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह रेखा लेफ्ट साइड को खिसक जाएगी। ठीक है, दो तरह के परिवर्तन इसमें देखे जा सकते हैं। तो यह बात हो गई संसाधनों में परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, अगली बात समझते हैं, इसका जो अगला पॉइंट है कि किस प्रकार से और बदलाव या घुमाव दिखा सकता है। तो देखो दूसरी बात हो रही है इसके अंदर तकनीक में परिवर्तन को लेकर के। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह कहता है कि अगर किसी वस्तु की उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाए, देखो यहाँ पे देखो पहले पीपीसी की मान्यता क्या है, मान्यता कहती है कि तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीक कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह बता रहा है, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र हमें यह बताती है कि पीपीसी वक्र के जो यह ढलान है, स्लोप है, कर्व है जो ये, इस कर्व में कब परिवर्तन हो सकता है, तकनीक में परिवर्तन होने के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मान्यता बताया गया है कि तकनीक स्थिर रहेगी, तकनीक स्थिर रहेगी तो ही इस पर उत्पादन किया जाएगा, तभी इस रेखा पर संयोग प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ ये बता रहा है कि अगर हम तकनीक में परिवर्तन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस कर्व में भी परिवर्तन हो जाएगा। यह समझते हैं कैसे होगा। देखो मान लीजिए हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक वस्तु हमारे पास गेहूं है, दूसरी वस्तु हमारे पास चावल है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है भी है समझ लेते हैं। देखो तकनीक में परिवर्तन तो देखो दोनों की में एक साथ तो हो नहीं सकता, चावल को उत्पादन करने का तरीका अलग है, गेहूं के उत्पादन का तरीका अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर गेहूं की उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मान लेते हैं गेहूं के उत्पादन की तकनीक अब और ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, यानी कि संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, सिर्फ बदला क्या, तकनीक बदल गई, तकनीक हमने और अच्छी ले ली। तकनीक अच्छी ले ली तो क्या पाएंगे हम कि जो गेहूं का उत्पादन है ना, उन्हीं सीमित साधनों के तहत रह करके गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन जो उत्पादन चावल का है, चावल का उत्पादन वहीं का वहीं बना रहेगा। यह कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तकनीक में किसका परिवर्तन हुआ, गेहूं की तकनीक में परिवर्तन हुआ, गेहूं की तकनीक और ज्यादा अच्छी हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, और क्या होगा, सीमित संसाधनों में गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन चावल का उत्पादन वहीं रहेगा, क्योंकि इसकी तकनीक में अभी कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं। मान लीजिए अगर चावल की तकनीक में परिवर्तन हो गया, चावल की तकनीक अच्छी हो गई तो सेम काम होगा। चावल की तकनीक में अच्छी हो गई तो क्या होगा, चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन गेहूं का उत्पादन वहीं रहेगा। ठीक है, तो जिस उत्पादन की वस्तु की तकनीक अच्छी हो जाएगी, वह उस वस्तु का उत्पादन क्या होगा, उस वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर दोनों ही तकनीक अच्छी हो जाती है, यानी गेहूं और चावल दोनों की तकनीक एक साथ अच्छी हो जाती है, यानी कि दोनों ही जगह पर नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र अपनी वर्तमान स्थिति से राइट साइड यानी कि दाईं ओर खिसक जाएगा। यह स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अभी हम बात कर रहे हैं तकनीक अच्छी होने के लिए। मान लीजिए किसी वस्तु की तकनीक खराब हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, जो उत्पादन पहले हो रहा था वह उत्पादन भी अब नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, उसने 4 मशीनें लगा रखी हैं, वह अपनी 4 में से एक मशीन बेच देता है, तो मशीनें कितनी रह गई, 3, यानी कि तकनीक में क्या हो गया, तकनीक में परिवर्तन हो गया। अब तकनीक में परिवर्तन हो गया, या तकनीक जो थी उसकी पहले से खराब हो गई, यानी कि 4 मशीनें थी, चारों चल रही थी, एक मशीन पूरी तरह से खराब हो गई, काम नहीं कर रही है, तो अब काम कहाँ होगा, 3 मशीनों पर काम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
भाई पहले 4 मशीनें काम कर रही थी, अब 3 काम कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पहले से उत्पादन हो रहा था वह उत्पादन कम हो जाएगा। यह किसी भी स्थिति में हो सकता है, जिस वस्तु की उत्पादन की तकनीक में ह्रास होगा उस वस्तु के उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या है कि पीपीसी वक्र के अंदर खिसकाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव कब देख सकते हैं? पहले देख सकते हैं हम संसाधनों में परिवर्तन होने पर, कि व्यक्ति के उत्पादक के जो संसाधन है संसाधनों में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र भी बदल जाएगा, खिसक जाएगा। वहीं दूसरी बात तकनीक में परिवर्तन को लेकर के है, तकनीक अच्छी होगी तो जो कर्व है वह पॉजिटिवली शिफ्ट होगा, और अगर तकनीक ह्रास हो जाएगा, नेगेटिव होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कर्व है पूरा का पूरा वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यह महत्वपूर्ण बात थी इसके खिसकाव या घुमाव को लेकर के। अब हमारी एक महत्वपूर्ण बात और रह गई है जो हमने पहले छोड़ी थी, उस बात को हम समझ लेते हैं। यह बात है प्राप्य संयोग और अप्राप्य संयोग की, लगातार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। इंग्लिश में को कहते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट, ठीक है ना। तो अब हमें क्या होता है ना, प्राप्य संयोग या अप्राप्य संयोग अब हमें यहाँ बताने हैं, ठीक है। दोनों की स्थिति समझते हैं। प्राप्य संयोग का मतलब क्या है, जो हम पा सकते हैं। अप्राप्य संयोग का मतलब क्या है, जो हम नहीं पा सकते। हम पा क्या सकते हैं, हम या तो यह पा सकते हैं कि जो उत्पादन है वह इस रेखा के ऊपर हो रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि यह हमारी क्या है, यह हमारी सीमा रेखा है, उत्पादन के संसाधनों की सीमा रेखा हम इस पीपीसी कर्व को कहते हैं। तो या तो हम वह उत्पादन पा सकते हैं जब हम संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करें, तकनीक में परिवर्तन ना करें, तो अर्थशास्त्र कहती है कि हम इस रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं संयोग स्वीकार करके। दूसरी बात, संसाधन हमारे कहां तक है, यह हमारा पूरा संसाधन हिस्सा है, यानी कि हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के संसाधन है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक उत्पादक चाहे तो वह इस रेखा के अंदर कहीं भी कभी भी उत्पादन कर सकता है, वह जिस भी संयोग को स्वीकार करे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब भी उत्पादन इस सीमा रेखा पर नहीं हो रहा, यानी कि यह जो हमारी उत्पादन की उत्पादन संभावना वक्र है, इसकी जो सीमा रेखा है, इसके ऊपर यदि उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा है, संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, यह बेस्ट प्रोडक्शन है, यानी कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन यहाँ प्राप्त होगा। सबसे अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या पता लग रहा है कि संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए उत्पादन क्या है, इसके दायरों में ही सिमट करके अंदर रह गया है, ठीक है। वहीं दूसरी बात है अप्राप्य संयोग को, यानी कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को लेकर के है, यह कहां पर होता है, यह होता है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए अगर कभी कोई उत्पादक यह चाहे कि वह इस सीमा रेखा के बाहर किसी बिंदु पर उत्पादन करे, मान लीजिए यह बिंदु हम ले लेते हैं, यह हमारा एक बिंदु है, और कोई उत्पादक जो है वह चावल और गेहूं दोनों वस्तुओं को उगा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसका जो उत्पादन है वह इस बिंदु पर हो, तो क्या वह इस बिंदु पर उत्पादन कर सकता है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह जो रेखा है यह हमारी संसाधन रेखा है। यह बता रही है कि संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद हम इस रेखा के ऊपर किसी भी एक बिंदु पर अपना उत्पादन पा सकते हैं। यह रेखा हमारे को बता रही है कि आपके पास संसाधन सीमित है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस रेखा पर कहीं भी किसी भी संयोग को ले सकते हैं जो आपका उत्पादन होगा। तो संसाधनों का प्रयोग करके हम तो मैक्सिमम इतना ही उत्पादन पा सकते हैं, और यह हमारी उस रेखा के बाहर है, तो इसलिए इसको अप्राप्य संयोग कहा जाता है। क्योंकि इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करने पर हम या तो इस रेखा पर ही संयोग पा सकते हैं, इस रेखा के अंदर संयोग पा सकते हैं, लेकिन इस रेखा के बाहर हम किसी भी संयोग को हासिल नहीं कर सकते। यह अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक कंडीशन और देखते हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना है, दो वस्तु का उत्पादन करना है। इन दोनों वस्तुओं के बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं, और शास्त्र भी यही कहती है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है यह दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को दर्शाता है, जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए गए संसाधनों में किया जाना संभव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं। मान लीजिए अगर गेहूं सभी संसाधनों पर उत्पादन गेहूं का हो रहा है, जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए केवल और केवल गेहूं का उत्पादन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें गेहूं का उत्पादन प्राप्त होगा इस ए बिंदु पर, ठीक है ना। यह जो ए बिंदु है हमारा, हमें इस ए बिंदु पर गेहूं का उत्पादन प्राप्त होगा, और जब हमें गेहूं का उत्पादन इस ए बिंदु पर प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चावल का उत्पादन शून्य हो जाएगा, यानी कि गेहूं का उत्पादन 100, चावल का उत्पादन 0, यानी कि सारे के सारे संसाधन है वह संसाधन कहाँ लग गए, गेहूं पे लग गए, ठीक है। अब अगर उत्पादक चाहता है कि वह चावल का भी उत्पादन करे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, संसाधन तो भाई सीमित है,
संसाधन तो असीमित है नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो सभी संसाधन पहले गेहूं पे लगे हुए थे अब उसमें संसाधनों को कहाँ लगाना पड़ेगा, चावलों पे लगाना पड़ेगा। यानी कि अब गेहूं के उत्पादन में कमी होगी और चावल के उत्पादन में यहाँ से वृद्धि शुरू हो जाएगी। तो दूसरा संयोग बताता है बी की 90, अगर हम गेहूं का उत्पादन 90 करते हैं तो चावल का उत्पादन हमें 10 प्राप्त होगा, यानी कि गेहूं से कुछ संसाधनों को लेकर हमने चावल पे अब शिफ्ट कर दिया, तो हमारा जो दूसरा बिंदु होगा वो हमें लगभग यहाँ प्राप्त होगा, यह हमारा बी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना। तीसरा समझते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर उत्पादक चाहता है कि चावल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चावल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा तो गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन और कम होगा। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन 70 पे आ गया तो हमें और अधिक चावल अब प्राप्त होने लग जाएगा, ऐसा इस स्थिति में देखा जाता है। ठीक है, अब यह हमारा सी संयोग हो गया, ऐसे हमारा डी संयोग है। डी संयोग हमारा कहता है कि चावल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाना है तो गेहूं का उत्पादन और ज्यादा कम करना पड़ेगा, तो यह यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे, अंत में हम देखेंगे कि जो सारे संसाधन है वह सारे के सारे संसाधन कहाँ लग गए, गेहूं चावल पे लग गए। चावल का उत्पादन यहाँ पर 40 हो रहा है लेकिन गेहूं का उत्पादन 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सारे संसाधन थे यह सभी संसाधन हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए, चावल पे शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से हमारे को गेहूं का उत्पादन अब 0 प्राप्त होने लगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर उत्पादक चाहता है कि दूसरी वस्तु का उत्पादन भी किया जाए और दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में उसे पहली वस्तु का त्याग करना होगा। उसे पहले वस्तु का त्याग करने के बाद ही दूसरे वस्तु के उत्पादन को पा सकता है, अन्यथा वह नहीं पा सकता क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है। तो यहाँ पर यह जो स्थिति होती है, यानी एक वस्तु के उत्पादन में कमी होती है तब दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत मतलब क्या होता है, किसी त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। क्योंकि हमने क्या करा, हम एक अच्छा खासा उत्पादन पा रहे थे गेहूं का, ठीक है, गेहूं का अच्छा खासा बेस्ट उत्पादन हो रहा था, 100 उत्पादन गेहूं का हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, लगातार हमने चावल का उत्पादन बढ़ाते गए। लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे पास गेहूं का एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, हम उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प को दूसरे विकल्प को पाने के लिए लगातार त्यागते जा रहे थे, जिसकी वजह से ही हमें एक दूसरा विकल्प प्राप्त हो रहा था। तो किसी त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को ही अवसर लागत कहा जाता है। यह हमें उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति में देखने को मिलती है और यह हमें यह बताता है कि अगर उत्पादक दूसरे वस्तु के उत्पादन करना चाहता है या दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास यही विकल्प है कि वह पहले वस्तु के उत्पादन का ह्रास करे, उसके उत्पादन में कमी करे, तभी वह दूसरे वस्तु के उत्पादन को पा सकता है। तो यह सभी बातें इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें आज की क्लास के अंदर हमने उत्पादन संभावना वक्र को बहुत अच्छे से समझा। हमने उत्पादन संभावना वक्र के अलग अलग नामों को जाना, इसकी जो मान्यताएं थी उन्हें जाना, इसकी विशेषताओं को जाना। हमने यह जाना कि वह कौन सी स्थिति है जब यह रेखा यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र जो है यह शिफ्ट कर सकता है, मूव कर सकता है। और थोड़ा सा हमने लास्ट में अवसर लागत के बारे में भी जाना। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि हाँ, आपको इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। और बाकी यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए, आपको उन सभी के जवाब जल्द से जल्द दिए जाएंगे, अच्छे से दिए जाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर इस प्रकार की नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।